करने के साथ ही ट्रंप ने अपने कई दुश्मन तैयार कर लिए हैं और यही वजह है कि ट्रंप को इसका एहसास हो गया है कि अब उनका ईरान से भी बड़ा दुश्मन तैयार हो रहा है। अगले 24 घंटे के अंदर ट्रंप का सबसे बड़ा फैसला उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। देखिए। NATO's a paper tiger. यूक्रेन लगातार जलता रहेगा। रूस के साथ युद्ध बेकाबू होगा। पुतिन और ज़ेलेंस्की एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रहेंगे और इन सब के बीच यूरोप बुरी तरह पिसता रहेगा। ईरान से युद्ध करके पूरे पश्चिम एशिया को हिलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूरोप को झटके देने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप की युद्ध वाली डिप्लोमेसी ने वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है और इसका नया सबूत जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बन गए हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, ईरान दिल खोलकर अमेरिका की बेइज्जती कर रहा है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मर्ज को मालूम नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। जर्मनी कमजोर हो चुका है। आखिर क्या हो रहा है यूरोप और अमेरिका के बीच, जिसने नेटो की जड़ें भी हिला दी हैं। ईरान के साथ युद्ध में घिरे ट्रंप को अब उनका सबसे भरोसेमंद लड़ाका ग्रुप क्यों दगा दे रहा है? ईरान से युद्ध में साथ न देने पर ट्रंप अब नेटो से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि हाल में पेंटागन के एक लीक हुए आंतरिक दस्तावेज से पता चला है कि अमेरिका ब्रिटेन के फॉकलैंड आइलैंड्स पर दावे की समीक्षा कर सकता है। साथ ही स्पेन को भी नेटो से सस्पेंड करने पर विचार करने की बात कही गई है। स्पेन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों का खुलकर विरोध किया था। We'll come to their rescue, but they will never come to ours. ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर बताया और नेटो छोड़ने की भी धमकी दे चुके हैं। क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब नेटो से जुड़ा रहना एक बोझ लग रहा है? इसे गौर से समझने के लिए आपको फ्रेडरिक मर्ज की वो नसीहत गौर से देखनी चाहिए जो उन्होंने ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को दी। Und ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden. फ्रेडरिक यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी के चांसलर हैं और उनकी बात साबित करती है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका कमजोर पड़ चुका है। हॉर्मुज के समंदर में जूझ रहे और अपने परमाणु मुद्दे पर ईरान को घुटने पर लाने में नाकाम ट्रंप ने मर्ज को फौरन जवाब दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है। उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो पूरी दुनिया बंधक बन जाती। जर्मनी आर्थिक और बाकी मोर्चों पर कमजोर हो चुका है। क्या ईरान युद्ध को लेकर ऐसी बयानबाजी जिसमें अमेरिकी सेना की पूरी साख दांव पर है, जिसमें ईरान पर गिरने वाले हर बम पर सवाल उठाए गए हैं? क्या ये अमेरिका और यूरोप के रिश्तों की कब्र तैयार करने की तैयारी है? फ्रेडरिक मर्ज ने ट्रंप के पलटवार के बाद सफाई दी है।
Nein, Herr Delfs, ganz und gar nicht. Das persönliche Verhältnis zwischen dem amerikanischen Präsidenten und mir ist jedenfalls aus meiner Sicht unverändert gut. Ich habe nur von Anfang an Zweifel gehabt an dem, was mit dem Iran-Krieg dort begonnen wurde. नेटो का मूल सिद्धांत है एक पर हमला सभी पर हमला, यानी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो उसमें नेटो देशों को अमेरिका का साथ देना पड़ेगा। लेकिन यूरोप ने मोटे तौर पर साफ मना कर दिया है और इसी ने अब नेटो गठबंधन पर सवाल उठा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप पर उठाए जा रहे हैं। ट्रंप बार बार नेटो देशों पर सवाल उठाते रहे हैं कि अमेरिका ही उनकी यानी यूरोप की सुरक्षा का बोझ क्यों उठाए। यही वजह है कि ट्रंप ने नेटो देशों से रक्षा बजट बढ़ाने की मांग की और उनका दबाव काम भी किया। लेकिन फिर ग्रीनलैंड जैसा मुद्दा आया और ईरान के मुद्दे पर मायूस ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नेटो से बाहर भी जा सकता है। वहीं यूरोप इस बात से तनाव में है कि रूस को लेकर ट्रंप का रुख नर्म रहता है। ऐसे में यूक्रेन की जंग को लेकर क्या नेटो के अंदर अमेरिका एक भरोसेमंद साझेदार है या नहीं, इसी पर पूरा यूरोप उलझन में है। And at the same time, there is now a doubt on the Article 5, not put on the table by the Europeans, but by the US President. And I mean, it's clearly de facto weakening the strength of the alliance. बड़ी पिक्चर ये है कि अब यूरोप के बड़े बड़े देश यानी जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस कोई अमेरिका के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। ट्रंप की जिद और उनके काम करने के तरीके ने अमेरिका के दोस्तों को अपना दुश्मन बना लिया है। इन सब के बीच यूक्रेन ने रूस को बड़े जख्म देने शुरू कर दिए हैं। रूस के तेल ठिकानों पर हमला हो रहा है और ज़ेलेंस्की ये भी डिमांड कर रहे हैं कि वो लंबी दूरी के हथियार हासिल करने की कोशिश जारी रखेंगे ताकि पुतिन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि इस साल विक्ट्री परेड के दौरान रूस ने रेड स्क्वायर पर कम से कम हथियारों को शामिल करने का फैसला किया है, क्योंकि खतरा है कि यूक्रेन लॉन्ग रेंज अटैक करके परेड में तबाही मचा सकता है। Конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате. अगर रूस की परेड पर हमला हुआ तो समझ लीजिए पुतिन किसी कीमत पर यूक्रेन को नहीं बख्शेंगे और ज़ेलेंस्की का कदम यूरोप को खतरे में डाल देगा। वैसे ये बात पुतिन कई बार बता चुके हैं। सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो नेटो क्या करेगा, किसके कदमों पर गिरेगा, क्योंकि यूरोप तो खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है।